नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होना है, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका पाठ्यक्रम तो सेम है लेकिन पैटर्न अलग है। NEP जो लागू हुई थी, अ, नई शिक्षा नीति, इसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम तो आपका सेम कर दिया गया, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी अपना पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप कराती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम OMR सीट पर कराती हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव मोड में, और कुछ यूनिवर्सिटी लिखित मोड में कराती हैं। तो ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। जो इसमें आज प्रश्न मिलने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी रिपीटेड प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर किस पैटर्न पर कराया जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। आपको आपकी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो बता दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं कुछ यूनिवर्सिटी का नाम भी बताने का आपको प्रयास करूँगा। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं तब भी आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। फिर वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बता दूं, फर्स्ट ईयर का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में कराया जाएगा। साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय यानी DDU यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए उनका एग्ज़ाम भी 40 क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं तो सभी के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है केमिस्ट्री में, उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आपके यूट्यूब पर जो क्लास की टाइमिंग रखी जाएगी दोस्तों, वो 7 बजे रखी जाएगी, और कभी कभी आपकी क्लास 6 बजे चलती है। जब आपकी जूलॉजी और बॉटनी की क्लास होगी तो आपकी क्लासेस 6 बजे होगी, यानी कि केमिस्ट्री आपकी 6 बजे चलेगी और 7 बजे से आपकी चलेगी जूलॉजी और बॉटनी की क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आज की इस सीरीज में। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करते रहिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, रिजोनेंस इज ड्यू टू अनुनाद जो है, अनुनाद यहाँ पर होना चाहिए, अनुनाद के कारण क्या है। तो आप सबको बताना है कि जो अनुनाद है उसका प्रमुख कारण क्या है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऑप्शन सी दिया गया है मिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या मिग्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। तो आपको बता दें दोस्तों, जो रिजोनेंस का कारण है, प्रमुख कारण क्या है, वो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है दोस्तों? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है दोस्तों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। डेली आप कोशिश ये करिए कि आपकी क्लास डेली ऑब्जेक्टिव की तो होनी ही होनी है। जब भी क्लास हो तो आप लोग इसको ज़रूर देखा करिए। इसका PDF जब मैं दे दूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो PDF मिलेगा, एक बार आप क्लास कर लिया करें, उसके बाद में आप PDF को जरूर रिवाइज कर लें। जब PDF रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 2 बार आप इसी चीज़ को देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जो भी टिपिकल क्वेश्चन होंगे उसका मैं सॉल्व भी कराऊंगा कि कैसे ये होता है। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर पूछा गया है द बॉन्ड ऑर्डर इन CO2 माइनस 3 आयन बिटवीन CO इज। आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है CO2-3 का, ठीक है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर को समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्लास जैसे ही ऑब्जेक्टिव 8 यूनिट जो आपकी है वो कंप्लीट करा दूं, 8 यूनिट के ऑब्जेक्टिव करा करके। जैसा कि आज इस क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मैंने चूज किया है पूरे टॉपिक के, आपके पूरे 8 यूनिट के 50 क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद में आपकी बेसिक क्लास होगी, जैसा कि फर्स्ट यूनिट आपकी मैंने कंप्लीट करा दी थी, जिसमें बहुत ही बेसिक बातें, डाइपोल मोमेंट निकालना आपको अब पता चल गया था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। फिर मैंने आपको लोगों को बता दिया था फॉर्मल चार्ज निकालना, पोलर नॉन पोलर कैसे पता चलता है आपको, ठीक है। इन सभी के बारे में बता दिया था। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये सारी चर्चा कर दी गई थी। तो जिन्होंने थ्योरी की क्लास नहीं देखी, वो थ्योरी की क्लास देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी फर्स्ट यूनिट, ओके। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की चर्चा हो रही थी। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, जब 2 पार्टिकुलर एटम हों, जैसे A और B, ये 2 पार्टिकुलर एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, तो वही क्या कहलाता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है।
कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे H2 दिया गया है, H और H में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे मैं बात कर लूँ O2 की, O2 में पूछें आपसे कि ये बताइए ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, O2, ठीक है। तो आप सबको पता है ऑक्सीजन में कितना आएगा, O2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं N2 की, नाइट्रोजन, तो आप सबको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ेगा, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दो पार्टिकुलर एटम जितने बॉन्ड से जुड़े हों, जितने भी बॉन्ड से जुड़े हों, ए और बी, ये दो पार्टिकुलर एटम हैं, जितने भी बॉन्ड से जुड़े हों वो क्या कहलाता है, वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। और एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आएगा। हो सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो आए वो 0.5 भी आ जाए, 1/2 भी आ जाए, 0.33 भी आ सकता है, और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों 0.133 भी आ सकता है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा, 2 आएगा। तो इसको कैसे निकालते हैं समझते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी कंपाउंड या जो भी एलिमेंट आप देख रहे हैं उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखी जाए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर, बहुत ही बेसिक है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं तो इसको समझना होगा। जैसे कि मैंने ले लिया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन का आपको पता है 7 होता है, और N2 यानी 7 + 7 = कितना हो गया, 14। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। एक ट्रिक याद ये रखना है, 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3 निकलता है। कितना आता है, 3। यहाँ पर अगर बात करें 15, तो 15 जब भी आएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। नोट करते रहिए। 16 जब भी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट 16 हो जाए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 17 आता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5 आएगा। अगर आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है तो कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। और इसी प्रकार से अगर दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, अगर 19 आ जाए तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान आपको देना है कि 14 जब भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 3 आएगा। इसके ऊपर यानी इसके ऊपर जैसे ही आप बढ़ेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 13, तो यहाँ पर 0.5 माइनस कर दिए यानी कि 2.5 आ गया, ठीक है। फिर आप जैसे जाएंगे 12 तो यहाँ पर आ जाएगा 2। जैसे आप 11 पर जाएंगे, 11 का बॉन्ड, जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 आ गया तो उसका कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना होगा, 11 का टोटल नंबर आप 11 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5 आएगा। टोटल नंबर आप 10 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। टोटल नंबर आप 9 आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 आ गया तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 14 से आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर आप 14 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। सबसे ज़्यादा आएगा जो बॉन्ड ऑर्डर वो 3 आएगा। कुछ अपवाद हैं तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए, तो अगर यहाँ पर बात हो रही थी CO2 3- चार्ज की, ठीक है, तो इसमें C और O के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दोस्तों वो आएगा 1.33 आएगा। कितना आएगा, 1.33 आएगा। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया दोस्तों, द नंबर ऑफ पॉसिबल रिजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर CO2- इज। यहाँ पर दिया गया CO2- चार्ज के लिए संभावित अनुनाद संरचना की संख्या कितनी होगी। संभावित अनुनाद संरचना जो है उसकी संख्या कितनी है। तो संभावित अनुनाद जो संरचना होगी दोस्तों वो कितनी होगी, यहाँ पर 3। जो संभावित अनुनाद संरचना होगी 3 संरचनाएं बना सकते हैं। ये कैसे बनती है भैया, पहला जो टॉपिक है आपका रिजोनेंस, पहली ही क्लास थी रिजोनेंस अनुनाद, वो पढ़ाया था, मैंने बताया था कि अनुनाद स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा गया है कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग
ए बॉन्ड बिटवीन टू एटम ए एंड बी इज नॉट द सेंटर देन द बॉन्ड इज। दोस्तों दिया गया है कि यदि दो परमाणु हैं कौन कौन से, ए तथा बी के बीच में आबंध बनने वाला इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्र में नहीं है तो उसका आबंध क्या होगा। दो परमाणु दिए गए हैं ए और बी, अब इसके बीच में जो बनने वाला आबंध है वाला जो इलेक्ट्रॉन जो युग्म है ये केंद्र में नहीं है, सेंटर में नहीं है, तो इसका आबंध क्या होगा। ये सिंगल बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड होगा, नॉन पोलर होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा। तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में जो सेंटर में जब नहीं होगा तो यहाँ पर पोलर बॉन्ड होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पोलर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पोलर पूछा गया है कि इनमें से ये बताइए कि कौन सा पोलर है। पहला ऑप्शन दिया गया है XeF4, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है BF3, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका, जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वो है SF4, और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर डी दिया गया है SiF4। अब आपको बताना है पोलर और नॉन पोलर। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए जो डाईपोल मोमेंट निकालना मैंने आप लोग को बताया था। डाईपोल मोमेंट में जब आप लोग निकाल रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि पोलर और नॉन पोलर कैसे निकालते हैं। इन सभी बातों की चर्चा मैंने कर दी थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो पोलर और नॉन पोलर आप लोग को नहीं अगर पता है तो आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर देख लें और तैयार कर लें कि कैसे आपको पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड निकालना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों जब भी डाईपोल मोमेंट आप निकालें, डाईपोल मोमेंट जब भी आप निकालते हैं तो आपको ध्यान रखना है। चलिए यहीं पर समझ लेते हैं डाईपोल मोमेंट के टॉपिक को। ठीक है, थोड़ा सा समय देने का प्रयास करिएगा आप लोग, क्योंकि जब बेसिक चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आप आगे के प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक है, तो डाईपोल मोमेंट जैसे मैंने कहा HF में बताइए कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, इसका डाईपोल मोमेंट कितना होगा आप बताइए हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो आप सबको पता है इसके पास क्या आएगा, डेल प्लस और डेल माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है यहाँ पर डिफरेंस है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो ये क्या हो जाएगा बॉन्ड, ये पूर्णतः पोलर बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे एक बात कहूँ कि बताइए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये बताइए पोलर है या नॉन पोलर है। तो आप सबको पता है इसके बीच में पोल नहीं बनेंगे, और जब पोल नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। जब पोल बन जाए तो पोलर, और जब पोल ना बने तो नॉन पोलर। लेकिन ये सब पर अप्लाई नहीं होता है। जैसा कि मैं आपको एक दे दूं एग्जांपल BF3। अब ये बताइए पोलर है या नॉन पोलर है, जल्दी से सभी बताइए। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये क्या है, पूर्णतः नॉन पोलर है। और ये कैसे है इसको आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब डाईपोल मोमेंट निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पता करना, पोलर और नॉन पोलर पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, म्यू नेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर म्यू नेट की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अगर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। और म्यू नेट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो ये क्या हो जाएगा, पोलर होगा। और म्यू नेट की वैल्यू 0 तो उसका डाईपोल मोमेंट 0 और कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। और म्यू नेट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 यानी इसका कुछ डाईपोल मोमेंट होगा, किसी भी कंपाउंड की भी बात कर रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी कंपाउंड है उसका म्यू नेट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। और म्यू नेट कैसे आएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि म्यू नेट की वैल्यू 0 है या नहीं है, तो वो पोलर बॉन्ड होगा और उसमें कुछ डाईपोल मोमेंट पाए जाएंगे। चलिए अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, आगे भी देखते हैं। बहुत सारे एलिमेंट हैं उनको मैं बताने का प्रयास भी करूँगा। अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पर था कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। चलिए बताइए जल्दी से, पोलर और नॉन पोलर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं XeF4 का अगर हम शेप की बात करें, इसका शेप क्या होगा, तो इसका शेप जो होगा स्क्वायर प्लेनर होगा। बात ही इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा संकरण क्या होगा, संकरण इसमें हो जाएगा sp3d2। नोट करते रहिएगा, ये सब पूछे जाते रहते हैं। और डाईपोल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर म्यू नेट की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसका जो डाईपोल मोमेंट होगा वो 0 आएगा। डाईपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। और जब डाईपोल मोमेंट 0 तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा क्या गया था, पोलर पूछा गया था, तो पहला ऑप्शन नॉन पोलर है।
ऑप्शन नंबर बी की बात करें BF3, तो इसका जो शेप हो जाएगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और ट्राइगोनल प्लेनर होगा और इसका डाइपोल मोमेंट म्यू नट की वैल्यू जो आएगी, म्यू नट की वैल्यू जो आएगी तो वो 0 आएगी, म्यू नट की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें इसका जो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, तो जब म्यू नट की वैल्यू 0 तो ये आ जाएगा आपका नॉन पोलर, इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की SF4। SF4 की बात करें तो ये दोस्तों इसका अगर शेप की बात किया जाए तो इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, और जब बाई पिरामिडल होता है तो इसका हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट इसका म्यू नट की जो वैल्यू आ रही है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 100% पोलर हो जाएगा। और इसका डाइपोल मोमेंट अगर निकालते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा, समथिंग आएगा 0.632 के आसपास इसका डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पोलर है। ये आपका SF4 जो है पोलर है, बाकी ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसी तरह से हर एक टॉपिक को समझ करके चलना है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द पोलर मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु है। बताना है कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। ऑप्शन नंबर ए आपका है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH2Cl2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको बताना है, आपको इसमें बताना है भैया कि कौन सा पोलर है, कौन सा बॉन्ड इसमें पोलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें आपको पता है CH2Cl2 जो है ये पोलर बॉन्ड है, ये क्या है पोलर है, बाकी ये सभी नॉन पोलर हैं, सभी नॉन पोलर हैं। अगर मैं चर्चा करूँ CO2 की, ठीक है CO2 की, अब आप देखेंगे इस प्रकार से। अब इसका म्यू नट जो आएगा, म्यू नट की वैल्यू जो आएगी, म्यू नट की जो वैल्यू इसकी निकल के आएगी वो क्या आएगी नॉट इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए इसका जो आएगा ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी नॉन पोलर, CO2 ये भी क्या हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा। CH2Cl2 की बात करें तो ये पोलर है, और दूसरा आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये भी आपका नॉन पोलर है। ठीक है, यहाँ पर पोलर बॉन्ड पूछा गया था, तो इसीलिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई पोलराइजिंग पावर, निम्नलिखित में से किसमें सबसे उच्चतम ध्रुवण शक्ति है। ध्रुवण शक्ति यहाँ पर पूछी गई, पोलराइजिंग पावर। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा फजान का रोल, फजान का नियम मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ढंग से पढ़ा दिया था फजान का रूल। तो फजान का नियम आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जब फजान का नियम क्लियर हो जाएगा तो आपको ही पता चल जाएगा। ठीक है, और मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बता दिया था, पोलराइजिंग पावर का टॉपिक पढ़ा दिया था। पहला ऑप्शन दिया गया है Mg2+, बी ऑप्शन है Al3+, ऑप्शन सी दिया गया है Na+, और डी दिया गया है Ca2+। आपको बताना है कि इनमें से सबसे अधिक ध्रुवण शक्ति किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको कंपाउंड में Al3+ दिख जाए, Al3+ का जो है वो हाई पोलराइजिंग पावर है, इसमें सबसे हाई पोलराइजिंग पावर किसमें है Al3 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 है कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइलाइट आयन इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, हाइलाइट आयनों की ध्रुवणता क्रम में कैसे बढ़ती है। अब आपको बताना है कि जो हाइलाइट आयन है, जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन वर्ग के तत्व, तो हाइड्रोजन वर्ग के तत्व में कौन आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये सभी क्या हैं हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। तो इनकी ध्रुवणता का क्रम आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो सबसे अधिक ध्रुवणता जिसमें होती है वो फ्लोरीन में होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के पास होती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर बात किया जाए हाइड्रोजन ग्रुप में तो वो फ्लोरीन है। उसके बाद में आपका आता है क्लोरीन, उसके बाद में आता है ब्रोमीन और फिर आयोडीन। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्या हो जाएगा 8वां का जो सही क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है द ICl मॉलिक्यूल इस, आयोडीन क्लोराइड दिया गया है। ठीक है, आयोडीन क्लोराइड मॉलिक्यूल का जो है वो क्या है, ये किस ICl मॉलिक्यूल क्या प्योरली इलेक्ट्रोवैलेंट एटम है
या फिर प्योरली कोवैलेंट एटम है, या पोलर विथ नेगेटिव इंड ऑन आयोडीन, या पोलर विथ नेगेटिव इंड ऑन क्लोरीन, आपको बताना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 9वें प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलर विथ नेगेटिव इंड ऑन क्लोरीन, ये आपका सही ऑप्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट बताना है कि इनमें से किसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो पोलर होगा। अब आपको बताना है इसमें पोलर कौन है, जीरो डाइपोल मोमेंट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो अभी इसके पहले मैंने जीरो डाइपोल मोमेंट SiF4 की चर्चा की थी, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो डाइपोल मोमेंट किसका आ जाएगा, SF4 का आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके पास डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो जीरो आएगा और ये नॉन पोलर होगा। क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर होगा, ठीक है। चलिए, और ये सभी क्या है, CIF PCl3 और CFCl3, ये सभी पोलर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लीस्ट डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किस यौगिक के में सबसे कम द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, सबसे कम द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। डाइपोल मोमेंट से इसलिए मैंने प्रश्न चूज किए क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बताना है, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है PH3, ऑप्शन बी है CHCl3, सी आपका ऑप्शन है NH3 और डी ऑप्शन दिया गया BF3। आपको बताना है लीस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है। तो लीस्ट डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें सबसे कम, तो सबसे कम इसमें हो जाएगा BF3 में। किस में हो जाएगा, BF3 में सबसे कम डाइपोल मोमेंट होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, डाइपोल मोमेंट से ये भी है, इन विच वन हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किसके पास द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि इसके पहले अभी 2 प्रश्न मैंने इसी टाइप के करवाए हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 12, डाइपोल मोमेंट बताइए कि इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट यानी कि जीरो डाइपोल मोमेंट किसके पास है। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए तो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं दोस्तों। पहला आपका ऑप्शन है BF3। तो BF3 आप सभी को पता है ये क्या है, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। तो जब नॉन पोलर कैसे में पता चलता है, जब म्यू नेट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो कंपाउंड नॉन पोलर हो जाता है और डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो BF3 के पास क्या हो जाएगा, जीरो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की CCl4 की, तो CCl4 का जो डाइपोल मोमेंट आएगा दोस्तों वो भी जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो, डाइपोल मोमेंट इसका जीरो क्यों आएगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ये क्या है, नॉन पोलर, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर इसी बात करें BeCl2 की, BeCl2 ये भी क्या है दोस्तों, नॉन पोलर है। और जब ये नॉन पोलर है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, म्यू नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नेट की वैल्यू इसकी आएगी इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द दीज। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है, जीरो डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इन द्विध्रुव आघूर्ण किसमें उपस्थित है, NH3, H2O, cis 1,2 डाइक्लोरो इथेन, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथेन। चलिए आपको बताना है जीरो डाइपोल मोमेंट किस में प्रेजेंट है। H2O की बात करें, क्या बताइए, पानी H2O ये पोलर है या नॉन पोलर है। सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कि ये पोलर बॉन्ड है या नहीं है। अगर ये पोलर होगा तो इसका म्यू नेट कितना आएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, जीरो डाइपोल मोमेंट। तो अगर इसका जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। तो H2O जो है ये पोलर है, क्या है दोस्तों, पोलर है। NH3 भी पोलर है। अब बात करें डी नंबर, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो एथेन, तो इसका जो द्विध्रुव
आघूर्ण होगा जीरो, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो आएगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है पानी में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, पैरानाइट्रोफिनॉल में या मिथाइलाइन में। तो आपको बताना है कि किस में प्रेजेंट होता है दोस्तों। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में पाया जाता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन। हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होता है। आपका ऑप्शन दिया गया है ग्लिसरीन, ऑप्शन बी दिया गया है वाटर, ऑप्शन सी है दोस्तों H2O, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन था वो H2S है, वहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया गया है HF। तो आपको बताना है किसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि जो आपका H2O है दोस्तों, H2O इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी वाटर में पाई जाती है, ग्लिसरीन में भी पाई जाती है और हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन H2O दिख रहा है यहाँ पर होना चाहिए H2S। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपलब्ध नहीं होता है। इसी प्रकार से जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 16, विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन सा बल सबसे मजबूत फोर्स हो, कौन सा बल सबसे मजबूत है। यानी ऑप्शन दिया गया डाइपोल फोर्स, ऑप्शन बी आपका दिया गया आयन डाइपोल फोर्स, ऑप्शन सी है आयन फोर्स और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आयन डाइपोल फोर्स। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा बल सबसे मजबूत होता है। तो सबसे मजबूत बल की बात किया जाए तो आयन फोर्स जो होता है वो सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, और आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, ये सभी वांडर वाल फोर्स के अंतर्गत आते हैं। वांडर वाल फोर्स जो होता है वो सबसे वीक फोर्स होता है। अगर वीक फोर्स की बात किया जाए तो सबसे वीक जो फोर्स होगा वो वांडर वाल फोर्स होगा। और सबसे स्ट्रांग फोर्स की बात किया जाए कि स्ट्रांग फोर्स, सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सा होता है, तो स्ट्रांग फोर्स के अंतर्गत आते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद में जो आएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा और सबसे जो वीक बॉन्ड होगा वो वांडर वाल बल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। अगर यही चीज़ आपसे पूछ लिया जाता हाइड्रोजन ऑप्शन में होता, ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता और फिर वांडर वाल बल होता, आपसे पूछता कि इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग, तो सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, और सबसे वीक क्या रहेगा, वांडर वाल रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विच मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। इनमें से किसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं H2O। आप सभी को पता है H2O की अगर चर्चा की जाए तो H2O जो है ये पोलर बॉन्ड है। क्या है दोस्तों, ये पोलर है और जब बॉन्ड पोलर होगा तो म्यू नेट की जो वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का क्या है दोस्तों, नॉन पोलर है। ये क्या है, ये नॉन पोलर है। और जब नॉन पोलर रहेगा यानी इसकी जो म्यू नेट की वैल्यू आएगी, जो इसमें म्यू नेट आने वाला है दोस्तों वो क्या आएगा, म्यू नेट इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। और जब ये नॉन पोलर हो जाएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। इनमें से निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण किसमें शून्य है। ऑप्शन नंबर ये दिया गया CH2Cl2। आप ये बताइए CH2Cl2 क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है। ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी दिया गया NH3 और PH3। अब आपको इसमें बताना है कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। क्या CH2Cl2 का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या फिर CH4 का होगा या फिर NH3 और PH3 का। सभी लोग कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं CH2Cl2। दोस्तों ये क्या है, ये पोलर बॉन्ड है। जब ये पोलर है तो इसकी म्यू नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जीरो नहीं आएगी, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा,
पोलर बॉन्ड हो जाएगा और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, CH4। CH4 अगर देखा जाए तो ये नॉन पोलर है। क्या है दोस्तों, नॉन पोलर है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। ओके, चलिए 19वें प्रश्न पर हम चलते हैं। आपका जो 19 नंबर प्रश्न है वो पूछा गया, विच वन इज द वीकेस्ट बॉन्ड, सबसे कमजोर बंध कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कि सबसे इसमें कमज़ोर बंध बताना है, सबसे कमज़ोर इसमें से कौन है। तो अगर बात करें आयनिक की तो सबसे स्ट्रांग होगा, उसके बाद में कोवैलेंट आएगा, उसके बाद मेटालिक, सबसे वीक इसके अंतर का आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन 19 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फ्लिड इन ऑर्डर इन इंक्रीजिंग एनर्जी, द प्रिंसिपल इज कॉल्ड। बढ़ती ऊर्जा के क्रम में परमाणु ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, ये सिद्धांत क्या कहलाता है, ये सिद्धांत किसका सिद्धांत है, जो बढ़ती ऊर्जा के क्रम में परमाणु ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, ये किसका सिद्धांत है। क्या हुंड्स रूल है, या अबाउ प्रिंसिपल है, या एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, या फिर आपका डी ब्रॉगली रूल है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। ये कहलाता है आप बाउ प्रिंसिपल। जब आप पढ़ेंगे आप बाउ प्रिंसिपल, N+L रूल, जल्द ही आपकी थ्योरी की क्लास होगी, महासंग्राम डिवीजन क्लास, वहाँ पर ये मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप बाउ प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट ऑफ Mn2+ आयन, एटॉमिक नंबर ऑफ Mn इक्वल टू 25 इन इट्स ग्राउंड स्टेट। दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है किसका, Mn, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 25 दिया गया है, एटॉमिक नंबर 25 है। अब इसके ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता होगा आप लोग को, जल्दी से निकाल लीजिए। Mn25 इसके लास्ट ऑप्शन में कितने आएंगे। चलिए आपको ग्राउंड स्टेट इसका बताना है, 21 नंबर प्रश्न। तो इसमें जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखेंगे 2 2 4, 4 6 4 10, 2 12, 12 हुआ, 3s2, 3p6, 3p6। अब कितना हो गया, 10 2 12 6 18। अभी भी 4s2 और 3d5। तो इस प्रकार से क्या आ गया, यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 3d5, 4s0 या 4s2। ठीक है, 4s अगर आप ले लेते हैं, जैसे कि 4s अगर आप ले लेते हैं तो उसमें 0 आएगा, 3d पर रहेगा, 4s पहले लेते हैं। जब आप बाउ प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं, बढ़ती ऊर्जा के क्रम में जो ऑर्बिटल होते हैं वो फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, वो आपको बताऊंगा। 1s2 आप लिखेंगे, फिर 2s2, फिर 2p6। अब आता है 3 का, 3s2, 3p6। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 यानी 2 2 4 6 4 10, 2 12 12 6 18। अब यहाँ पर कम कितने, 25 है ना, Mn25। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन M+2 लगा हुआ यानी माइनस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, 23। ठीक है, तो 23 के लिए क्या करेंगे, अगर हम 4s0 और 3d5 कर देंगे तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका नंबर दिया गया है ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इलेक्ट्रॉन इंटर द सब सेल फॉर विच N+L वैल्यू इज मैक्सिमम, N+1 है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंटर द सब सेल फ्रॉम विच N+1 वैल्यू इज मिनिमम, द इनाउंसेट इज। यहाँ पर एसोसिएटेड दिखा गया है, दिस इज एसोसिएटेड एस। इलेक्ट्रॉन उपकोष में प्रवेश करते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन उपकोष में प्रवेश करते हैं जिसके लिए N+1 का मान न्यूनतम है, N+1 का मान न्यूनतम है, यह प्रतिपादित करता है। आप सभी को पता है जब N+L रूल पढ़ेंगे आप तो उसमें N+1 की वैल्यू क्या आएगी, N+1 क्या निकल के आता है, तो इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है। आपका जो यहाँ पर दिया गया है ह्यून्स रूल, ऑप्शन दिया गया, क्या ये ह्यून्स रूल के अंतर्गत आता है, क्या ये आप-बाउ प्रिंसिपल है, या फिर ये हाइगेंस-बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, या फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, N+L रूल दिया गया है। तो आप जब पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उपकोष में प्रवेश करते हैं, तो इनके लिए जो N+1 का मान न्यूनतम है ये प्रतिपादित होता है किसके द्वारा होता है। चलिए जल्दी से सभी लोग बता दीजिए। आपका जो चैप्टर है, आपका ये पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड है? ये सेकंड यूनिट, जो आपका सेकंड यूनिट क्या नाम है दोस्तों? सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब इसमें आप जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते हैं आप-बाउ प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप-बाउ प्रिंसिपल। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप-बाउ प्रिंसिपल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मित्रों। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, शॉर्टेस्ट सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, लघुत्तम सी बंध में उपस्थित होता है कार्बन कार्बन में कौन सा संकरण या कौन सा बॉन्ड इसमें उपस्थित होता है? sp या sp2sp या फिर sp2 या फिर sp3sp। आपको बताना है कि इसमें कौन सा संकरण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें sp संकरण पाया जाता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड इन SO2 में बॉन्ड की संख्या कितनी है? कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे, कितना पाई बॉन्ड पाए जाएंगे? तो दोस्तों SO2 में अगर बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 पॉइंट पाई बॉन्ड होगा और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये तब आपको निकालना आएगा जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आता हो। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब आप निकालना जान जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी। लेविस डॉट स्ट्रक्चर मैं निकालना जल्दी ही बता दूंगा आप लोग को। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रयास करूंगा जो भी बेसिक क्लास है, बेसिक चीज़ें हैं उनको मैं बता दूं, जैसे कि डाइपोल मोमेंट निकालना एक बार फिर से बता दूं, फिर आपको बता दूं कि फॉर्मल चार्ज किस प्रकार से निकालते हैं, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, संकरण कैसे आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, इन सभी बातों का मैं डिस्कशन कर दूंगा, बता दूंगा बेसिक चीज़, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 25 नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज़ मैक्सिमम एक्स करेक्टर, निम्नलिखित में से किस संकरण में अधिकतम एस वर्ग हैं? आपका ऑप्शन दिया गया sp3, sp2, sp या ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से किसमें, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन है मैक्सिमम एक्स करेक्टर। तो मैक्सिमम एक्स करेक्टर किसके पास होगा? sp संकरण के पास होगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कि द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शेप से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। यहाँ पर पूछा गया है कि अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा? क्या टेट्राहेड्रल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, या ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल होगा, या ट्राइगोनल प्लेनर होगा? दोस्तों शेप कैसे निकालते हैं, किसकी ज्योमेट्री कैसे फाइंड करते हैं, ये जिस दिन डाइपोल मोमेंट मैंने पढ़ाया था उस दिन बता दिया। डाइपोल मोमेंट का 1 घंटे का लेक्चर है, आप लोग पूरा देख लीजिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकालना, किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल कौन पोलर है या नॉन पोलर है, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी। तो वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। हालांकि इस प्रश्न का आंसर करते हैं 26 नंबर प्रश्न। तो शेप पूछा गया है दोस्तों, अमोनिया मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, पिरामिडल होता है दोस्तों। ट्राइगोनल क्या होता है? पिरामिडल होता है। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक नहीं है? इनमें से रैखिक आपको बताना है कि कौन सा रैखिक नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया CO2, बी आपका है COL2, ऑप्शन सी दिया गया है I-3, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रैखिक नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो CO2 I2 है ये रैखिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, किसका बंध कोण अधिकतम होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है
CHF3। ऑप्शन बी है CHCl3, CHBr3, ऑल हैव मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो आपको बताना है इनमें से अधिकतम। तो जब भी अधिकतम की बात हो तो आप ध्यान रखिएगा फ्लोराइड। फ्लोराइड में HFF3 के पास सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 28 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन हैज़ बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। माफ करेगा दोस्तों, क्वेश्चन है विच वन हैज़ ए पिरामिडल स्ट्रक्चर, किसकी एक पिरामिड संरचना है, CH4, NH3, H2O या फिर CO2। चलिए 29 नंबर प्रश्न। तो अभी मैंने आप लोग को बताया पिरामिडल स्ट्रक्चर किसका होगा, NH3 का होगा, यानी अमोनिया मालिक्यूल। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, रिपल्सन थ्योरी, मॉलिक्यूल हैव टी शेपेड। वेस्पर सिद्धांत के अनुसार टी आकार वाला अणु है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आपका CIF3, ऑप्शन बी है NH3, ऑप्शन सी दिया गया है BF3 और डी दिया गया है H2O। अब आपको बताना है कि इनमें से वेस्पर थ्योरी सिद्धांत के अनुसार टी आकार वाला अणु कौन सा है। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखना है, आपका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो हो जाएगा CIF3। CIF3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अनुसार, वेस्पर थ्योरी जो सिद्धांत है इसके अनुसार टी आकार वाला जो अणु है वो हो जाएगा आपका CF3। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है। सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा मॉडल सॉल्व पेपर है ये। ठीक है, एक प्रकार से पूरा का पूरा मॉडल पेपर है। 50 प्रश्न आज के इस मॉडल पेपर में मैंने चूज किया है और ये 50 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम यहाँ से 35 से 40 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे MOT के नाम से जानते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड मेनली बाई। आणविक कक्षीय सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा आयोजित किया गया था, पॉलिंग के द्वारा या पॉलिंग एंड स्टेलर या मुलिकन के द्वारा या थॉमसन के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था। 31 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो दोस्तों ये मुलिकन के द्वारा किया गया था। MOT जो थ्योरी है, MOT जो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये मुलिकन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा आणविक कक्षीय सिद्धांत के आधार पर मौजूद है, आणविक कक्षीय आधार पर कौन सा मौजूद है। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा आप देखेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे तो इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है MOT। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा डज नॉट एक्साइबिट, कौन सा आणविक कक्षीय सिद्धांत है उसके आधार पर मौजूद है। ठीक है, ये आपको बताना है। यानी कि क्वेश्चन को यहीं पर एक चीज़ और बता दूं कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इनमें से कौन सा MOT के अनुसार एग्जिट नहीं करता है। H2H+2 या He+2 या He2 या Li2 आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नॉट जरूर पढ़ लिया करिए, नहीं तो यहीं पर दिक्कतें हो जाती हैं। तो 32 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा He2 जो होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये MOT मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कक्षीय सिद्धांत है, आणविक कक्षीय सिद्धांत है, इसके आधार पर मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया था, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज गवर्नमेंटेड बाई। एक इलेक्ट्रॉनिक राज्य के लिए जमीनी राज्य वह प्रतीक है जिसके द्वारा आयोजित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड स्टेट दिया गया है। ठीक है, हिंदी में इसका अनुवाद करने पर इसका कुछ अलग ही मीनिंग आया है, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। ठीक है,
यहाँ पर हिंदी का जो मतलब है ये आप कैंसिल कर दीजिएगा, इंग्लिश में ही समझिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर है द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, जो ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के किसके द्वारा गवर्नमेंट किया गया था, यानी किसके द्वारा दिया गया था। जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है, ग्राउंड स्टेट का जो टर्म सिंबल है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का, वो किसके द्वारा दिया गया था। क्या वो हाइगेंसबर्ग प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया था, या हुन्स रूल, या अबाउ प्रिंसिपल, या पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये अबाउ प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, O2 में बॉन्ड ऑर्डर आपका निकालना है। चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को बताया बॉन्ड ऑर्डर निकालना। सबसे पहले हम क्या करते हैं बॉन्ड ऑर्डर में निकालने के लिए, 34 नंबर प्रश्न। बॉन्ड ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब O2 है, O2 के पास कितने, O के पास कितने हैं दोस्तों, 8 + 8 16, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 आ गए ना। अब जब मैंने बताया था कि जब भी 14, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो आएगा बॉन्ड ऑर्डर वो आएगा 3। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 0 पॉइंट कम कर देंगे, यानी 5 कम कर देंगे 0.5, तो 2.5 हो जाएगा। और जब 16 आएगा तो आ जाएगा 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे आपको और बता दें, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉन्ड ऑर्डर बताइए O2 माइनस, एक मिनट, ऑप्शन आ जाए O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तब कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 + 8 16, माइनस लगा है +1, माइनस जब लगेगा तो 1 जुड़ जाएगा, 16 × 1 17, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 17 आ गया। अब कैसे निकालेंगे, तो 14 से आपको ध्यान रखना है, जब टोटल नंबर ऑफ 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 14 आएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 2.5, यानी 5 कम करते चले जाइए, फिर 16 पे आएंगे 2 आ जाएगा, जब 17 पे जाएंगे तो 1.5 आएगा। तो इसका कितना आएगा, O2 माइनस का 1.5 निकल के आएगा। लेकिन अगर यहीं पर प्लस लग जाए तो आप क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, यानी 16 का निकालेंगे। तो 16 का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे कि O2 का कितना होता है 8 + 8 -1, तो 8 7 15, 15 आएगा। 15 का कितना निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर, जैसा कि 3 था 14 का, तो आ जाएगा 2.5, ठीक है। इस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बोरान मॉलिक्यूल, N2+ या फिर नन। आपको बताना है कि कौन सा इसमें मैग्नेटिक है। 35 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर हो जाएगा जो सही आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई भी प्रतिचुंबकीय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है। आपको बताना है O2 माइनस, Cn माइनस, या CO या NO+। तो आप बताइए कि कैसे इसका निकालेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि ये अनुचुंबकीय है, कौन सा इनमें से अनुचुंबकीय है। 36 नंबर प्रश्न, तो 36 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो O2 माइनस होगा, ये अनुचुंबकीय है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक है, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगर यही चीज़ आपसे पूछ लिया जाए कि NO+ का आप बताइए बॉन्ड ऑर्डर, तो कैसे निकालेंगे। आप सबको पता है N7, O के पास कितना है दोस्तों, N के पास 7 हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के पास 8 प्लस लगा है, यानी माइनस हो जाएगा 1, तो 8 7 15, 15 में से गई यानी 14, 14 आ जाएगा। इसका कितना आएगा, इसका 3 आ जाएगा, मैक्सिमम 3 आएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब यहीं पर अगर CO2 का निकालना हो, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता रहता है इसीलिए इसको आप देख लीजिए। अगर CO का निकालना हो तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 6 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 14, तो कितना आ जाएगा इसका, इसका भी 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द मॉलिक्यूल विच है जीरो डाइपोल मोमेंट, वह अणु
जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है CH2Cl2, ऑप्शन बी है BF3, ऑप्शन सी आपका दिया गया है NF3 और ऑप्शन डी दिया गया है ClO2-। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें डाइपोल मोमेंट किसका जीरो होगा 37 नंबर प्रश्न में। तो डाइपोल मोमेंट जो जीरो आएगा वो किसका आएगा, BF3 का आएगा, क्योंकि CH2Cl2 आपका पोलर मॉलिक्यूल है। जब ये पोलर हो जाएगा, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, जब पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, और BF3 जो है ये आपका नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है, और जब नॉन पोलर है तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध मौजूद कहाँ होते हैं। आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, किसमें आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों उपस्थित हैं। CH4 की बात करें तो इसमें बिल्कुल दोनों बॉन्ड नहीं मिलेंगे, BF3 में भी नहीं होंगे और NF3 में भी नहीं होंगे। जो दोनों आपको मिलेंगे वो मिलेंगे ClO2- में। किसमें मिलेंगे, ClO2- में मिलेंगे। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। 39 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाइड्रोजन ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको बता दें NS2Np5। इसलिए आपका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, 39 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उस पर चर्चा करते हैं। सभी लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग टू, यानी परमाणु संख्या 29 है वो किससे संबंध रखता है, यानी कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, ये किससे बिलोंग करता है, S ब्लॉक एलिमेंट से, P ब्लॉक से, या D ब्लॉक से, या फिर F ब्लॉक से। चलिए जल्दी से सभी लोग बता दीजिए। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, सभी लोग बताइए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसमें आप सभी लोग सोच के जल्दी से बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें कि एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं है, 29 है इसका। ठीक है, तो आप सबको ध्यान रखना है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी लोग का सही आंसर भी आया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहिए जिनको भी आंसर पता है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। मेडलीफ पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, मेडलीफ का जो आवर्त नियम है वो किस पर आधारित है, एटॉमिक वेट पर, एटॉमिक नंबर पर, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर, या नन ऑफ एबव। तो आपको बताना है कि मेडलीव का जो आवर्त नियम है वो किस पर आधारित है। दोस्तों मेडलीव का जो नियम है वो किस पर आधारित है, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए भाई, जिनको भी पता है इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ये आधारित है दोस्तों एटॉमिक वेट पर। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, डायगोनल रिलेशनशिप इज शो बाई, यानी डायगोनल रिलेशनशिप किसके द्वारा दिखाया जाता है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड, या एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, या फिर एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, या बोथ बी एंड सी। आपको बताना है कि इनमें से डायगोनल रिलेशनशिप शो होता है किस एलिमेंट के साथ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बोथ बी एंड सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी एलिमेंट ऑफ सेकेंड और एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड और एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। यह है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता
जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। जो अधिकतम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा। ऑप्शन दिया गया NH2NP3 या NH2NP4 या NH2NP5 या NH2NP6। चलिए जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए 43 नंबर प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों ऐसे एलिमेंट जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो NH2NP5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, विच आयन इज कलरलेस। इनमें से कौन सा आयन रंगहीन है। कौन सा आयन आपको बताना है रंगहीन। ऑप्शन दिया गया Cu+, O2+, Ni2+ या Fe3+। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से कलरलेस है। क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पर बात करें Cu+ की कापर का, तो यहाँ पर कापर जो आयन है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये कलरलेस है, ठीक है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, कंपेयर्ड विथ फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। पहले क्रम का इलेक्ट्रॉन बंधुता की तुलना में दूसरे इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्या होती है। पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव या नन ऑफ दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करना है कि फर्स्ट ऑर्डर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जब दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा। हो सकता है ये पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, या मे बी पॉजिटिव या नन ऑफ दिस। चलिए तो 45 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जब भी आप करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के और सेकेंड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यहाँ पर आपको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, द मोस्ट पोलर बॉन्ड। सबसे ध्रुवीय बंध इसमें से कौन सा है, सबसे ध्रुवीय। चलिए तो आप लोग बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए दिया गया ऑक्सीजन फ्लोराइड या NCl या NF या NN। चलिए जल्दी से बता दीजिए सबसे ध्रुवीय मोस्ट पोलर, सबसे अधिक जो पोलर होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें जो अधिक पोलर होगा दोस्तों वो हो जाएगा NF। ठीक है, क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर जो सही क्रम है वो क्या होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों आप सभी को पता है जहाँ भी आपको फ्लोरीन दिखे, फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर यहाँ कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इसमें जो सही क्रम होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ठीक है, या फिर कार्बन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। यहाँ पे आप लगा देंगे इस नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आपको दो ही चीज़ देखनी है, पहला तो आपको ये देखना है और दूसरा आपको ये देखना है। लेकिन अब दूसरी चीज़ ध्यान दे, जब आप इस तरह से देखें तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो क्या रहेगा, इससे यहाँ पर देखिए ये ग्रेटर देन, यानी कि नाइट्रोजन को ये दिखा रहा है कि इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो इसका जो सिंबल है वो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन का निशान होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका ए नंबर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज हाइगर फॉर। जो आयनन ऊर्जा है वो अधिक होती है, किसके लिए आयनन ऊर्जा जो होती है अधिक होती है, नोबल गैस के लिए या प्लेटिनियम मेटल के लिए या ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, जो आयनन ऊर्जा अधिक होती है वो नोबल गैस के लिए अधिक होती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू। समूह में नीचे जाने पर आयनन जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है। इंक्रीजिंग इन चार्ज
यानी कि इंक्रीजिंग चार्ज बढ़ने, जब चार्ज बढ़ता है तब, या इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज या डिक्रीजिंग इन एटॉमिक साइज या डिक्रीजिंग इन शील्डिंग इफेक्ट। तो आपको बताना है 49 नंबर प्रश्न। दोस्तों ध्यान रखना, समूह में नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा कम हो जाती है, इसका कारण है इंक्रीजेस इन एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है तो समूह में नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान जो हो जाता है वो कम हो जाता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 49 क्वेश्चन को चूज किया था जो आपके 4 यूनिट के थे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, मॉडल सॉल्व पेपर होगी, वो नेक्स्ट 4 यूनिट के होंगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिनमें लगभग 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद एक 100 क्वेश्चन का आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रही आज ये क्लास। आप सभी लोग से मेरा निवेदन रहेगा कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट, जैसे ही सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ओल्ड PDF भी मिल जाएंगे, न्यू PDF भी मिल जाएंगे, क्लास का नोटिफिकेशन और जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आपको वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो इन सभी के लिए आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए हमारे इस चैनल को। जो भी जुड़ चुके हैं बच्चे वो ध्यान दीजिए, जब आपको नोटिफिकेशन का टाइम दिया जाता है, जब मैं आप लोगों के पास मैसेज करता हूं कि क्लास की टाइमिंग हो चुकी है, तो आप सभी लोग क्लास में उपस्थित नहीं होते हैं, बहुत ही कम संख्या रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि आप लोग नियमित समय पर क्लास जरूर ज्वाइन कर लिया करिए। ठीक है, तो अब आपकी क्लास रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपका, अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जूलॉजी और बॉटनी का ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहे हैं आप। जूलॉजी बॉटनी की ऑब्जेक्टिव कल से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी, चाहे यूनिट बाय यूनिट ही स्टार्ट हो, लेकिन स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।